हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस जून 2023 फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम के सॉल्यूशन के बारे में। ये एग्ज़ाम डेट जो है 15/6/2023 को हुआ था पहले शिफ्ट में। उसके सॉल्यूशन के ऊपर हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करते हैं, क्योंकि यहीं से हमारा क्वेश्चन शुरू हो रहा है। 51 में क्या कह रहा है? राजनैतिक विचारकों में नागरिकता की संकल्पना अब प्रचलन के बाहर हो गई है। यह कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था? तो ये कहा था वान गुंस्टरन ने। वान गुंस्टरन कहाँ है? दूसरे ऑप्शन में हमारे। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने बकवास बयानबाजी के रूप में नैसर्गिक अधिकारों के विचार को अस्वीकृत किया? अस्वीकृत किया। तो ये किए थे जे बेंथम ने। जे बेंथम कहाँ है हमारे ऑप्शन में? चौथे ऑप्शन में जे बेंथम है। तो हमारा चौथा ऑप्शन जे बेंथम सही हो जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर। 53 नंबर में क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से किसने यूनिवर्सल सिस्टरहुड या सार्वभौमिक बहनापा को अस्वीकृत किया? तो ये किया था ब्लैक फेमिनिस्ट या फिर अश्वेत नारीवादी। ये कहाँ है? पहले वाले ऑप्शन में, अश्वेत नारीवादी। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54। यह क्या कह रहा है? यह कथन निम्नलिखित विचारकों में से किसका है? इसलिए राजनैतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं होती जब तक उसके साथ आभासी आर्थिक समानता राजनैतिक शक्ति न जुड़ी हो। तो ये कहा था एच जे लास्की ने। लास्की कहाँ है? दूसरे वाले ऑप्शन में। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। इसमें क्या कहा है? पद प्रत्यक्ष युद्ध तथा अप्रत्यक्ष वार युद्ध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह था ग्रामसी से संबंधित। ग्रामसी तीसरे ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो हमारा ग्रामसी सही हो जा रहा है। अगला सवाल है 56 नंबर। 56 में क्या कहा गया है? इस रचना से निम्नलिखित कथन निम्न संबंधित है। कानून उस व्यक्ति का आदेश है जिसका बोध आज्ञा पालन के तर्क में निहित है। तो यह था डी सिने। डी सिवे। ये कहाँ है हमारा ऑप्शन? पहला वाला। डी सिवे असल में एक बुक का नाम है जिसको हॉब्स ने लिखा था। लेवियाथन भी उसने लिखा था, लेकिन इसका संबंध डी सिवे से है। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर। 57 में क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से किसने यह दावा किया है कि राजनीति का विज्ञान उससे पूर्व का नहीं है? तो यह किया था हॉब्स ने। हॉब्स कहाँ है हमारे ऑप्शन में? दूसरे ऑप्शन में। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 58 नंबर। इसमें क्या है? यह कथन किसका है कि गलत करने से गलत बर्दाश्त करना बेहतर है? तो ये कहा था हन्ना अरेंट ने। हन्ना अरेंट दूसरे ऑप्शन में दिए हुए हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है, हन्ना अरेंट। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर। इसमें क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन नालंदा कॉलेज ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी कनाडा के संस्थापक हैं? तो ये है सुवांडा एच जे सुगुनासिरी। ये भी दूसरे ऑप्शन में दिए हुए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर है 60। 60 में क्या कहा गया कि किसने कहा कि विज्ञान का कार्य वर्णन करना है और दर्शन शास्त्र का कार्य व्याख्या करना है, अतः दर्शन शास्त्र को विज्ञान का विज्ञान कहा जाता है? तो ये कहा था एम एन रॉय ने। एम एन रॉय हमारे पहले ऑप्शन में है। अगला सवाल है 61 नंबर। 61 में क्या कहा गया है कि गांधी के अनुसार साध्य और साधन के बीच कोई संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है। साध्य साधन को न्यायोचित ठहराता है। साध्य साधन को न्यायोचित ठहराता है। क्या ये कहा था? ऐसा भी नहीं था। साधन महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसा भी नहीं था, साधन को महत्वपूर्ण माना था। साध्य और साधन परस्पर संबंधित है, ये सही है। साध्य और साधन परस्पर संबंधित हैं। गांधी जी मानते थे साध्य और साधन की पवित्रता के बारे में बात करते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है 62 नंबर। 62 में क्या कहा गया है? सावरकर हिंदू सभा के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? तो ये बने थे 1937 में। 1937 हमारे दूसरे वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन सही हो जा रहा है। अगला सवाल है 63 नंबर। 63 में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसने 12 प्रकार के उपनिवेशवाद का वर्णन किया है? तो 12 प्रकार के उपनिवेश का वर्णन किया है नैन्सी सुमेकर ने। नैन्सी सुमेकर कहाँ है हमारे? पहले वाले ऑप्शन में। तो पहला ऑप्शन सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है 64 नंबर।
इसमें क्या कहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नैन्सी शुमेकर द्वारा किए गए उपनिवेशवाद के वर्गीकरण में सूचीबद्ध नहीं है, सूचीबद्ध नहीं है। तो दोहनात्मक उपनिवेशवाद ये तो है, व्यापक उपनिवेशवाद भी है, विधिक उपनिवेशवाद भी है, सांस्कृतिक उपनिवेशवाद ये नहीं है। तो हमारा चौथा ऑप्शन जो है कि सही हो जा रहा है, क्योंकि पूछा यहाँ पर नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 65 नंबर। 65 नंबर में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से किसका विचार है कि वैश्वीकरण रूपांतरणवाद है, वैश्वीकरण रूपांतरणवाद है। तो ये कहा था डेविड हेल्ड ने, डेविड हेल्ड का यह विचार था, ये कि दूसरे ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। अगला सवाल है सवाल नंबर 66। 66 में क्या कहा है, आधुनिकीकरण के विघटन का विचार किसने दिया था। ये तो काफ़ी पॉपुलर सवाल है। इसको कहा था एस.एन. आइजनस्टाइन ने, जो कि हमें पहले ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो पहला अगला ऑप्शन सही हो जा रहा है हमारा। अगला सवाल है 67 नंबर। इसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय विकास वाद विवाद संबंधी बीजिंग कॉन्फ्रेंस कंसेसस संबंधित है, बीजिंग कंसेसस इससे संबंधित है। तो यह था चीन की तीव्र आर्थिक वृद्धि मॉडल थी, जो कि पहला वाला ऑप्शन है। पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। अगला सवाल है 68 नंबर। इसमें क्या कहा है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने नेहरूवाद के विभिन्न रूपों सैन्य नेहरूवाद, शास्त्रीय नेहरूवाद और शीत युद्धोत्तर नेहरूवाद का परीक्षण किया। तो ये किया था स्टीफन कोहेन ने। स्टीफन कोहेन कहाँ है, दूसरे वाले ऑप्शन में। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो रहा है, स्टीफन कोहेन। अगला सवाल है 69 नंबर। 69 नंबर में क्या कहा गया है, यहूदी आंदोलन, जियोनिस्टिक मूवमेंट भी बोलते हैं इसे, और यहूदी कांग्रेस के आगमन से निम्नलिखित में से कौन संबंधित है। तो इसमें संबंधित है थियोडोर हर्ज साहब, ये इनसे संबंधित है। अगला सवाल है 70 नंबर। 70 में क्या कहा गया है, हु इज देयर नो इंटरनेशनल थियरी के लेखक कौन थे। तो इसके लेखक थे मार्टिन वाइट। मार्टिन वाइट हमारे पहले वाले ऑप्शन में दिए हुए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 71 नंबर। 71 नंबर में क्या कहा है, हिंद महासागर के रिम देशों को जोड़ने के लिए भारत द्वारा आरंभ की गई अभ्यास परियोजना का क्या नाम है। तो इसका नाम है सागर पंचायत। सागर पंचायत पहला वाला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन सही हो जा रहा है, सागर पंचायत। अगला सवाल है 72 नंबर। 72 में क्या कहा है, पूर्व की ओर देखो नीति किसकी सरकार के दौरान ग्रहण की गई थी। तो यह की गई थी नरसिम्हा राव की सरकार में 1951 में। लुक ईस्ट पॉलिसी, एक है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो कि 2014 में आया था। क्या था, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, नरेंद्र सरकार, मोदी सरकार के कार्यकाल में, शुरुआती कार्यकाल में आया था ये। अगला सवाल है 73 नंबर। 73 में क्या कहा गया है, भारत और अमेरिका के बीच मुक्ताकाश समझौता, मतलब ओपन स्काई एग्रीमेंट, मुक्ताकाश समझौता समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था। तो यह हुआ था 2005 में। 2005 तीसरे ऑप्शन में है, तीसरा ऑप्शन सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है 74 नंबर। 74 में कहा गया है, एंडरसन ब्रुक्स प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। एंडरसन बुक रिपोर्ट जो है वो किससे संबंधित है। तो यह था चीन भारत युद्ध 1962 के रिपोर्ट से संबंधित था इसका, जो कि हमारा दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। अगला सवाल है 75 नंबर। 75 में क्या कहा गया है कि किसने कहा था कि राष्ट्रीय कार्यक्रम को विचारधारा के अनुसार नहीं तय किया जा सकता, और यदि लोग ऐसा चाहते हैं तो उन्हें देश का शासन चलाने के लिए ज्योतिषियों का चुनाव कर लेना चाहिए, और यदि वे अपने अज्ञान के कारण ज्योतिष में विश्वास करते हैं तो हमें इसका सामना करना चाहिए। तो ऐसा कहा था J.L. नेहरू ने, मतलब कि जवाहरलाल नेहरू ने। तो हमारा पहला ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। अगला सवाल है 76 नंबर। ये भी नेहरू से ही संबंधित है। किसने नेहरू, पटेल, प्रसाद और आजाद को संविधान सभा के अंदर कुलीन तंत्र कहा था। कुलीन तंत्र किसने कहा था, ऑस्टिन ने कहा था। ऑस्टिन हमारे पहले वाले ऑप्शन में दिए हुए हैं। अगला सवाल है 77 नंबर। 77 क्या कह रहा है कि किसी न्यायाधीश के विरुद्ध राज्यसभा में
महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम कितने सदस्य प्रस्तावक होने चाहिए? तो इसमें कम से कम 50 सदस्य होने चाहिए। 50 सदस्य कहाँ दिया हुआ है? तीसरे वाले ऑप्शन में। तीसरा वाला ऑप्शन जो हमारा सही हो जा रहा है, 50 सदस्य। अगला सवाल है 78 नंबर। 78 में क्या कहा गया है? विभिन्न राज्यों के राज्यपालों की विशेष शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ध्यान रखिएगा, कौन सा युग्म गलत है। तो इसमें महाराष्ट्र, विदर्भ और मराठावाड़ा के लिए अलग विकास बोर्ड, ये तो ठीक है। तेलंगाना, रा, रायलसीमा क्षेत्र के लिए अलग विकास बोर्ड, ये नहीं सही है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन ही यहाँ पर गलत हो जा रहा है, और पूछा है कौन सा गलत है, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ गलत है, तो आगे बढ़ते नहीं है, यहीं पर क्लियर हो गया। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। अगला सवाल है 79 नंबर। इसमें क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसने 1991 में नई आर्थिक नीति को अग्र सूचना बिंदु परिवर्तन बताया था? तो ये राहुल मुखर्जी थे। हाँ हाँ, राहुल मुखर्जी थे जिन्होंने यह बताया था। तो हमारा दूसरा ऑप्शन में दिए हुए हैं, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। अगला सवाल है 80 नंबर। 80 में क्या कहा गया है कि डॉक्टर भीम अम्बेडकर निम्नलिखित में से किस समिति के सदस्य थे जिसे भारतीय वयस्क मताधिकार समिति भी कहा जाता है? तो यह था लूथियन समिति। लूथियन समिति हमारा कहाँ है? तीसरे वाले ऑप्शन में। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 81 नंबर। 81 में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में जाति के संबंध में कहा था प्रत्येक समाज में विगत के तुच्छ और अनुपयोगी तथा जो निश्चित रूप से तर्क विरुद्ध हैं के बोझ को ढोना पड़ता है? तो यह था जॉन डेवी। जॉन डेवी ने ऐसा बोला था, जो कि तीसरे ऑप्शन में दिए हुए हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर। संवादिनी का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है? संवादिनी संवादिनी का संबंध था दलित नारीवादी साहित्य आंदोलन से, तो ये कि तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ है। अगला सवाल है 83 नंबर। इसमें क्या कहा गया है? नए लोक प्रबंध में संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? नए लोक प्रबंध, इसको एनपीएम भी बोल रहे हैं। एनपीएम मतलब न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, एनपीएम। एनपीएम अत्यधिक परिणामोन्मुखी और उद्देश्य पर केंद्रित है। तो ये तो बात सही है, लेकिन पूछा है कौन सा नहीं है। तो एनपीएम लोक प्रशासन को प्रबंधकी दृष्टिकोण से देखता है, तो ये दोनों भी, ये भी सही है। एनपीएम रोविंग को स्टीयरिंग से पृथक करने में विश्वास रखता है, ये भी बात सही है। तो एनपीएम में आंतरिकीकरण, विशुद्ध नौकरशाही, शक्ति संकेंद्रण जैसे गुण होते हैं, तो ऐसा तो नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमें गलत लग रहा है, तो चौथा ऑप्शन जो है कि यहाँ पर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा ऑप्शन इसमें सही है। अगला सवाल है 84 नंबर। 84 में क्या बोला है कि दो महत्वपूर्ण संस्थाएं जिन्होंने प्रशासनिक सिद्धांत और व्यवहार के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, निम्नलिखित में कौन सी हैं? तो चर्च और सेना, हाँ चर्च और सेना है, इन्होंने ही प्रशासनिक सिद्धांत और व्यवहार के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बाकी विद्यालय, इंस्टीट्यूट, क्रांति, निर्वाचन, ये सब तो बहुत बात की बातें हैं। विकास में सबसे बढ़िया महत्वपूर्ण ये जो कि चर्च और सेना ने दिया था। अगला सवाल है 85 नंबर। 85 में क्या कहा गया है कि सी आई बर्नार्ड के अनुसार संगठन में किसी साझे प्रयोजन के लिए योगदान देने वाले व्यक्तियों के जरिए उसकी प्राप्ति केवल, खाली स्थान है, के माध्यम से की जा सकती है। तो ये की जा सकती है कम्युनिकेशन के द्वारा। कम्युनिकेशन मतलब संप्रेषण। चौथा ऑप्शन यहाँ सही हो जा रहा है। अगला सवाल है 86 नंबर। 86 में क्या कहा गया? निम्नलिखित में से कौन सी एसोसिएशन या समूह ने मेयोवाद की कड़ी आलोचना की और हाउथोर्न शोधकर्ताओं को काउ सोशलोजिस्ट के रूप में ब्रांड किया? काउ सोशलोजिस्ट के रूप में ब्रांड किया, तो यह था संयुक्त राज्य अमेरिका की यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स ने।
जो कि दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। अगला सवाल है 87 नंबर। 87 में क्या है, सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 सितंबर को। 28 सितंबर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर। इसमें कहा है कि विकास के भागीदारी उपागम के बारे में निम्न में से क्या सही नहीं है? ये दिल्ली सरकार की एक पहल है, ये तो है ही, सही बात है। यह स्थानीय स्वशासन के पारंपरिक मॉडल के समान है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, पारंपरिक मॉडल के समान नहीं है, तो मतलब दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ सही हो जा रहा है, क्योंकि पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो दूसरा सही नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर। इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासन में जनता की भागीदारी की औपचारिक पद्धति नहीं है? औपचारिक पद्धति नहीं है, तो वापस बुलाना ये तो है, दबाव समूह भी है, क्रांतियाँ ये नहीं है, क्रांतियाँ जो है औपचारिक नहीं होती, ये अनौपचारिक होती हैं। अगला सवाल है, तो यहाँ पे हमारा क्रांतियाँ तीसरा ऑप्शन सही हो जा रहा है। अगला सवाल है 90 नंबर। 90 में क्या कहा गया है कि लिंडाल उर्विक में संगठन के 8 सिद्धांत अभिज्ञात किए गए हैं, निम्न में से कौन सा उन 8 का भाग नहीं है? उन 8 का भाग नहीं है, तो संवादिता का सिद्धांत, नियंत्रण की अवधि का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, ये तो है, सामान्यीकरण का सिद्धांत नहीं है, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 91 नंबर। 91 नंबर कह रहा है कि व्यक्तिवाद के अनुसार राज्य का कार्य है। राज्य का क्या वो कार्य देखना है, कौन कौन सा है। विदेशी आक्रमण से राज्य की सुरक्षा करना होता है, संपत्ति की सुरक्षा करना ये भी होता है, महामारी से व्यक्तियों की सुरक्षा करना ये भी होता है, व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा करना ये भी होता है, समाज में संपत्ति का वितरण ये नहीं होता, व्यक्तिवाद ऐसा नहीं मानते, तो ए बी सी डी कौन से ऑप्शन में है? ये ए बी सी डी ये दूसरे वाले ऑप्शन में है, तुम्हारा दूसरा ऑप्शन सही हो जा रहा है। अगला सवाल है 92 नंबर। अपनी पुस्तक डिस्कोर्स ऑन ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी में रूसो ने इन दो प्रकार की असमानताओं में भेद किया था। रूसो ने इन दो प्रकार की असमानताओं में विभेद किया था। राजनीतिक असमानता, प्रा, प्राकृतिक असमानता, हाँ प्राकृतिक असमानता तो किया था, और रूढ़िवादी असमानता, रूढ़िवादी असमानता ये नहीं किया था, परंपरागत असमानता ये किया था, सामाजिक असमानता ये भी नहीं किया, तो बी और डी कहाँ पर दिया हुआ है? बी और डी हमारा चौथा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये सही हो जा रहा है, बी और डी। अगला सवाल है 93 नंबर। इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक सिद्धांत की मानकीय परंपरा से जुड़े हैं? मानकीय परंपरा से कौन जुड़े हैं? तो एनटीए ने इसका चौथा ऑप्शन सही माना है, ए बी और डी, ए बी और डी। इसमें क्या है, बर्ट्रैंड डी जुवेनल, एरिक वोगेलिन, वेस साइमन, ये 3 लोग जुड़े हुए हैं, बाकी ये दोनों रॉबर्ट डहल और आर्थर बंटले ये नहीं जुड़े हैं, तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो गया है एनटीए के अनुसार। अगला सवाल है 94 नंबर। 94 में क्या कहा गया है, मानव अधिकारों की विभिन्न पीढ़ियों के संबंध में निम्न पर विचार कीजिए। एनटीए ने इसका चौथा ऑप्शन सही माना है, इसमें क्या है, ए डी और ई, ए डी और ई। पहली पीढ़ी नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर केंद्रित थी, और डी में क्या कहा है, दूसरी पीढ़ी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर केंद्रित थी, तीसरी पीढ़ी सामूहिक अधिकारों पर केंद्रित थी, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 95 नंबर। 95 में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा जॉन रॉल से संबंधित है? तो जॉन रॉल से कौन संबंधित है? अज्ञान का पर्दा, प्राथमिक सामाजिक वस्तुएं, और शुद्ध प्रतिक्रियात्मक न्याय, संगठन का सिद्धांत ये नहीं है, बाकी ये ऊपर के तीनों है, तो ए बी सी ऑप्शन पहले वाले में दिया हुआ है, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 96 नंबर। इसमें क्या कहा है, 96 नंबर। इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा जॉन रॉल से संबंधित है? अज्ञान का पर्दा, प्राथमिक सामाजिक वस्तुएं, और शुद्ध प्रतिक्रियात्मक न्याय, संगठन का सिद्धांत ये नहीं है, बाकी ये ऊपर के तीनों है, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 96 नंबर।
जॉन वॉल्के के अनुसार निम्नलिखित में से प्रतिनिधि की भूमिका क्या है? न्यासी सहायक की भूमिका, सुविधा कारक तटस्थ की भूमिका, जिला राज्य या देश की भूमिका, क्रांतिकारी। देखिए क्रांतिकारी नहीं है तो एलिमिनेट कर देंगे, तो डी एलिमिनेट हो जा रहा है, यहाँ से बच रहा है ए और बी। हालांकि सी भी सही है, तो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 97 नंबर। इसमें क्या कहा है कि निम्न में से कौन सा जयप्रकाश नारायण से संबंधित नहीं है? जयप्रकाश नारायण जिन्होंने संपूर्ण क्रांति वाला अवधारणा दिया था, तो हालांकि पूछा है कौन सा नहीं है, तो संपूर्ण क्रांति वाला तो यहाँ एलिमिनेट कर देंगे, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया, तो यहाँ ऑप्शन ए दूसरे में है, एलिमिनेट हो गया, तीसरे में भी है और चौथे में भी है, तो ऑटोमेटिकली ये जो है कि पहला ऑप्शन निकल कर बाहर आ गया। धर्म संसद गणित उत्सव शुद्धि आंदोलन ये सब इनसे संबंधित नहीं है जयप्रकाश नारायण जी से। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर। 98 में क्या कहा गया है? निम्नलिखित में कौन से सही है? सही वाला देखना है। तो एनटीए ने इसका दूसरा ऑप्शन सही माना है, बी सी और डी को, बी सी और डी को। मतलब 1887 में रमाबाई ने द हाई कास्ट हिंदू वुमेन प्रकाशित किया था। रमाबाई मुक्ति प्रेयर बिल नामक न्यूज़लेटर प्रकाशित करती थी। 1919 में रमाबाई को केसर हिंद मेडल प्रदान किया गया था। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, पहला वाला ऑप्शन मतलब पहला वाला पॉइंट गलत है, बाकी तीनों सही है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है 99 नंबर। तिलक से संबंधित है। तिलक की स्वराज शब्द की समझ थी, क्या थी? नैतिक आवश्यकता थी, यह धर्म है, एक कर्तव्य, यह ऐसा जीवन था जो दूसरों पर केंद्रित और दूसरों पर निर्भर था। तो ऐसा तो नहीं था, तो तीसरा एलिमिनेट हो जा रहा है, तो तीसरा कहाँ से एलिमिनेट करेंगे? यहाँ यहाँ और चौथे वाले ऑप्शन भी, तो तीसरा वाला ऑप्शन निकल कर बाहर आ जा रहा है, ए बी और डी। चौथा वाला भी इसमें सही है। इसका अभिप्राय आत्मनियंत्रण और आंतरिक आध्यात्मिक स्वतंत्रता थी। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 100। इसमें क्या कहा है? निम्नलिखित में से कौन से कथन उत्तर व्यवहारवाद के संबंध में सही है? उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित क्वेश्चन है। तो एनटीए ने इसका चौथा ऑप्शन सही माना है। चौथा मतलब ए बी और सी। ए बी सी क्या कह रहा है कि किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पूर्व सार पर विचार किया जाना चाहिए। बी सामाजिक परिवर्तन इसका सुक्ति वाक्य होना चाहिए। सी यह व्यवसायों के राजनीतिकरण की वकालत करता है। ये तीनों सही हैं। बाकी ये जो लास्ट वाला है तकनीकी और परिमाणन सर्वाधिक आवश्यक है, ये वाला गलत है। बाकी ए बी सी सही हो जा रहा है, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 101 नंबर। इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन लुसियन पाई द्वारा वर्णित राजनीतिक विकास का संकट नहीं है? ध्यान रखिएगा, ये वाला नहीं वाला पूछा है, राजनीतिक विकास का संकट नहीं है। तो पहचान का संकट यह नहीं है, वैधता का संकट यह भी नहीं है, प्रवेश का संकट यह भी नहीं है, कल्याणकारी संकट हाँ ये संकट हो सकता है, तो डी को हम एलिमिनेट कर देंगे यहाँ से और चौथे वाले ऑप्शन में भी। तो तीसरा ऑप्शन हमारा बाहर आ गया, पहचान वैधता और प्रवेश का संकट लुसियन पाई द्वारा वर्णित राजनीतिक विकास का संकट नहीं है, उन्होंने केवल बताया था कल्याणकारी संकट को। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 102। हेल्ड और मैक्रू द्वारा विकसित वैश्वीकरण के सिद्धांतों के त्रिभागी प्रारूप में क्या क्या शामिल है? त्रिभागी प्रारूप में क्या क्या शामिल है? तो उसमें शामिल था अत्यधिक वैश्विकवादी, संशयवादी, संस्कृत देखिए संस्कृतवादी नहीं था, रूपांतरणवादी। ये तीनों है, ए बी और डी। तो ए बी डी कहाँ है ऑप्शन में? तीसरे वाले ऑप्शन में। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 103। 103 में क्या गया है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नव यथार्थवाद के संबंध में निम्नलिखित में कौन से सही है? नव यथार्थवाद से संबंधित प्रश्न है। तो पहला है कि अंतर्राष्ट्रीय अराजकता आवश्यक रूप से तनावों, टकराव और युद्ध की संभावनाओं की ओर ले जाती है, ये सही है। अंतर्राष्ट्रीय अराजकता के परिणाम स्वरूप स्व सहायता की प्रणाली बनती है, यह भी सही है। टकराव इस तथ्य से प्रोत्साहित होता है कि राज्य को प्राथमिक रूप से अन्य राज्यों के सापेक्ष अपनी स्थिति बनाए
रखने से सरोकार होता है, यह भी सही है। चौथा क्या है, सुरक्षा द्वंद्व को आक्रामक प्रयोजनों के लिए सैन्य हथियारों के भंडारण का निर्माण कहा जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। चौथा वाला नहीं सही है, ऊपर वाला ए बी और सी सही हो जा रहा था। यहाँ हमारा पहला ऑप्शन है ए बी सी, पहला ऑप्शन सही हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 104। 104 में क्या कहा है, राज्यपाल को प्रदत्त क्षमादान की शक्तियों में निम्न शक्ति सम्मिलित है, तो क्या क्या सम्मिलित है उसमें, दंडादेश को स्थापित करना, दंडादेश में परिवर्तन करना, दंड का परिहार, क्षमा करना, तो ये चारों ही ऑप्शन सही है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिल रहा है, ए बी सी डी चारों ही सही हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 105 नंबर। 105 में कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन अधिकारों को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्न है। पहला है कि सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, दूसरा संधारणीय सतत विकास का अधिकार, आजीविका का अधिकार, 16 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, 16 वर्ष का नहीं सही है, ई प्रतिष्ठा का अधिकार, तो ए बी सी और ई हमारा सही हो जा रहा है। कौन से ऑप्शन में है, ए बी सी ई दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 106। 106 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रस्ताव अल्पसंख्यक संबंधी अधिकारों से संबंधित नहीं है। तो नेहरू का संवैधानिक मसौदा 1928 यह तो नहीं है, कराची प्रस्ताव 1931 भी नहीं है, मुस्लिम महिला विधेयक 1986 यह भी नहीं, 3 तलाक विधेयक 2018 में जो बना था यह संबंधित है, तो ये वाला यहाँ से गलत हो जा रहा है। बाकी ए बी सी ऑप्शन हमारे सही हो जा रहे हैं, तो चौथा वाला ऑप्शन यहाँ ए बी सी सही है। एनटीए ने चौथे ऑप्शन को सही माना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 107। इसमें क्या कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राहुल मुखर्जी की पुस्तक पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ रिफॉर्म्स इन इंडिया का है। पहला है ऑप्शन, भारत की अर्थव्यवस्था विशिष्ट पूर्व एशियाई मार्ग का अनुसरण करती है, ऐसा तो कुछ नहीं है। वर्ष 1991 का बीओपी संकट अंतरिक्ष भूप इंटरनल शॉक था, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। 1980 के दशक के चिंतन परक परिवर्तन वर्ष 1991 में अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, हालांकि यह था। डी वाला क्या कह रहा है कि राज्य नियंत्रित राष्ट्रीयकरण में एक सशक्त राज्य की मांग की गई है, तो यह भी है, तो सी और डी वाला सही है। तो सी और डी हमें तीसरे ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 108। 108 में क्या कहा है, निम्नलिखित में से कौन रानी गैदीलियू के बारे में सही है। वह रोंगमे जनजाति की थी, वह हैराक आंदोलन से जुड़ी थी, वे गांधीवादी सिद्धांतों का प्रचार करती थी, उसने अंग्रेजों के विरुद्ध गुरिल्ला लड़ाई लड़ी थी। हालांकि सारे ही ऑप्शन सही हैं, मतलब कि चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जा रहा है, ए बी सी डी चारों ही ऑप्शन। अगला सवाल है 109 नंबर। 109 में क्या कहा गया है, फ्रेडरिक हर्जबर्ग के अनुसार कार्य संतुष्टि के निर्धारक निम्नलिखित में कौन से हैं। तो एंटी ने इसका तीसरा ऑप्शन सही माना है, ए बी और सी, ए बी और सी, मतलब उपलब्धि, मान्यता, स्वयं कार्य, वेतन और कार्य की स्थितियों को उन्होंने नहीं माना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, इसका तीसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। अगला सवाल है 110 नंबर। 110 में क्या कहा गया है, पीटर ड्रकर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से पाप गैर निष्पादन के लिए जिम्मेदार है। मतान्धता मतान्धता, बहुत ऊंचे उद्देश्य रखना, अनेक कार्य करने का प्रयास करना, कर्मचारियों की कम संख्या, हालांकि ये नहीं है। बाकी ऑप्शन ए बी सी पॉइंट नंबर सही हो जा रहा है। ए बी सी कहाँ तीसरे वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 111 क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के विजन में
पंचप्रण के रूप में निम्नलिखित में से कौन से शामिल है? पंचप्रण, तो इसको आंटी ने तीसरा ऑप्शन सही माना है, मतलब बी और डी। बी और डी मतलब विकसित भारत का लक्ष्य, एकता एवं कर्तव्य की भावना। तो हमारा तीसरा ऑप्शन एनटीए के हिसाब से सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 112। 112 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रशासन पर कार्यपालिका के नियंत्रण का साधन है? कार्यपालिका के नियंत्रण के साधन है। पहला सिविल सेवा संहिता, कर्मचारी एजेंसियां, बजट, अध्यादेश, सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमे। हालांकि ये ई वाला गलत है, बाकी ये ऊपर के चारों सही है। तो ए बी सी डी कहाँ दिया हुआ है? तीसरे वाले ऑप्शन में। ए बी सी डी हमारा सही हो जा रहा है, मतलब तीसरा ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 113। 113 में क्या कहना कि प्रशासन पर जवाबदेही और नियंत्रण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? प्रशासनिक जवाबदेही का तात्पर्य उत्तरदायित्व का विधिक और पदानुक्रमित स्थान बिंदु हो सकता है। प्रशासनिक उत्तरदायित्व में नैतिक और मानवीय निहितार्थ होते हैं। प्रशासनिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि सरकारी अधिकारी उचित प्रशासन और नीति की स्पष्ट और अंतर्निहित मूल्यों का पालन करें। हालांकि तीनों ही ऑप्शन सही है, ए बी सी तीनों पॉइंट सही है, तो चौथा ऑप्शन में हमारा ए बी सी दिया हुआ है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 114। 114 में क्या कहा है? उत्तर औपनिवेशिक नारीवाद के संबंध में कौन से कथन सही है? उत्तर औपनिवेशिक नारीवाद से संबंधित क्वेश्चन आ गया है। तो न केवल महिला और पुरुष के बीच अंतर है, बल्कि विश्व के विभिन्न भागों में महिलाओं के बीच भी अंतर है। ये तो सही बात है। महिलाओं के हाशिए पर होने को समझने के लिए संस्कृति, निजातिता और भौगोलिक स्थान जैसे कारक महत्वपूर्ण है। ये भी ठीक है। तीसरा, उत्तर औपनिवेशिक नारीवाद सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक दमन के संबंध में उपनिवेशवाद के ऐतिहासिक ज्ञान की ओर संकेत करता है। तीसरा वाला भी सही है। महिलाओं की अधीनता को समझने के लिए एक सार्वभौमिक उपागम है। देखिए सार्वभौमिक उपागम नहीं है, तो डी वाला हम एलिमिनेट कर सकते हैं। डी वाला यहाँ से एलिमिनेट हो गया, यहाँ से और यहाँ से। तो बचा हमारा चौथा वाला ऑप्शन। ई को देखने की आवश्यकता नहीं, मन करे देख लीजिए। तो यहाँ हमारा ऑप्शन निकल के आ गया चौथा वाला। चौथा वाला सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 115। 115 में क्या कहा गया है? G20 के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? G20 के बारे में पूछा है, तो इसमें 20 संप्रभु राष्ट्र सदस्य के रूप में है। देखिए संप्रभु राष्ट्र सदस्य के रूप में नहीं है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा पॉइंट ये नंबर से गलत हो जा रहा है, तो एलिमिनेट कर सकते हैं हम लोग यहाँ से। ए दूसरा ऑप्शन बाहर निकल कर आ गया, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सीधे दूसरा ऑप्शन टिक करके हम आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 116। एक तरफ पुस्तक का नाम दिया हुआ है, एक तरफ लेखक का नाम दिया हुआ है। एनटी ने इसका तीसरा उत्तर सही माना है, मतलब कि सोशल स्ट्रक्चर एंड द रूलिंग क्लास, इसको किसने लिखा? रेमंड एरो ने लिखा। द पावर इलिट, इसको किसने लिखा? सी राइट्स मिलने। और द मैनेजरियल रिवोल्यूशन, इसको किसने लिखा? जेम्स बर्नम। द रूलिंग क्लास, इसको किसने लिखा? गिटाना मोस्का ने। तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 117। 117 में क्या कहा गया है? एक तरफ संकल्पना दी हुई है, दूसरी तरफ विचारक का नाम दिया हुआ है। विवेक की सर्वोच्चता हीगल के लिए आस्था का विषय है। तो ऐसी संकल्पना किसने दी थी? मैकडोनाल्ड ने। ए का वन में, ए का वन कहाँ दिया हुआ है? इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं। पहले चौथा वाला ही, मतलब एक ही ऑप्शन से पकड़ में आ गया कि हाँ इसका चौथा वाला ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं तब अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या है? A1 B1 B2 C3 D4 सारा का ऐसा है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 118। हालांकि ये क्वेश्चन ड्रॉप हुआ था, तो इसको आप लोग होमवर्क के रूप में रखिए, घर पे बैठ के इसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा।
इसमें क्या कमियां हैं, किस वजह से ये ड्रॉप हुआ। अगला सवाल है 119 नंबर। 119 में क्या कहा है, एक तरफ कल्पना दी हुई है, दूसरी तरफ विचारक का नाम दिया हुआ है। हालांकि एनटीए ने इसका तीसरा और चौथा दोनों ही ऑप्शन को सही माना है, क्योंकि ये दोनों ही ऑप्शन सेम दिए हुए हैं। देखिए A2 B1 C4 D3, तो ऐसा कभी कभी हो जाता है, चाहे तीसरे पर टिक करिए चाहे चौथे पर, दोनों ही सही है। तो द थ्योरी ऑफ द मासेस, इसको किसने लिखा, ये मतलब कल्पना किसने दी, ये दिया था आर्टिका वाई गैसेट ने, जो कि दूसरा ऑप्शन है। मैनेजेरियल रिवोल्यूशन, इसको बर्नम ने दिया था। मास माइंड, इसको मिचेल ने दिया था। और रूल ऑफ एंटीसिपेटेड रिएक्शन, इसको दिया था कार्ल जे फ्रेडरिक ने। तो हमारा तीसरा और चौथा यहाँ दोनों ही ऑप्शन सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 120। 120 में क्या कहा है, कॉप 27, मतलब एक तरफ शिखर सम्मेलन का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ शहर का नाम दिया हुआ है। कॉप 27 कहाँ हुआ था, ये हुआ था शर्म अल लेक में, शर्म अल शेख में। ये है पहला का चौथा वाले में। तो पहला का चौथा ए में भी है, पहले में दूसरे में भी है। और 19वां आसियान शिखर सम्मेलन, ये कहाँ हुआ था, ये नोम पेन में हुआ था, ये जो कि तीसरा वाले में है। तो ए का 4 बी का 3, तो इसमें B2 दिया हुआ है, तो ये पहला वाला निकल कर बाहर आ जा रहा है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 121 नंबर। तो 121 में जो है, एक तरफ ऊर्जा कंपनी का नाम दिया हुआ है, दूसरे तरफ मेजबान देश का नाम दिया हुआ है। एनटीए ने इसका चौथा ऑप्शन सही माना है, मतलब कि टोटल जो है, इसका फ्रांस मेजबान देश था, पेट्रोनास का मलेशिया मेजबान देश था, सिनोपैक जो है इसका चीन मेजबान था, और अरामको का सऊदी अरब। तो यहाँ हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जा रहा है, इनके चौथा ऑप्शन को सही माना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 122 नंबर। 122 क्या कह रहा है, इसमें एक तरफ विद्वान या विचारक का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ संकल्पना का नाम दिया हुआ है, और एंटियन इसका दूसरा ऑप्शन सही माना है। दूसरे में क्या कहा है कि एक ट्रेड, मतलब सौदाकारी संघवाद जो है, ये मॉरिस जॉन्स ने दिया है। मॉरिस जॉन्स ने सौदाकारी संघवाद दिया था। और पॉल एक्लेवी ने अत्यधिक संघीय सौदाकारी। आइवर जोनी, इन्होंने क्या दिया था, सशक्त केंद्रीय प्रवृत्तियों वाला संघ। ग्रेनियल ऑस्टिन ने सहकारी संघवाद को दिया था। तो दूसरा वाला ऑप्शन जो हमारा है, यह सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 123। 123 में क्या कहा है, एक तरफ आचार संहिता का नाम दिया है, दूसरी तरफ उस आचार संहिता को हम लोग क्या बोलते हैं, के रूप में नाम दिया गया हुआ है। तो जो अत्यधिक कार्य करता था, उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे रेड बस्टर। एंटी इसका तीसरा वाला सही माना है। हालांकि वन और चेसलर जो कम काम करता था, स्केलर जो सहकर्मी की शिकायत सुपरवाइजर से करता था, उसको स्केलर बोल देते थे। और एक इंस्पेक्टर होता था, जो सामाजिक दूरी रखता था और अधिकारी कार्य करता था। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 134। इसमें एक तरफ पुस्तक का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसके लेखक का नाम दिया हुआ है, लेकिन इसका चौथा ऑप्शन सही माना है। मतलब पॉलिटिकल साइंस एंड फिलोसफी एनालिसिस, इसको लिखा था वीवी डायक ने। पॉलिटिकल साइंस एंड द थियरी ऑफ एक्शन, इसको लिखा था जॉन जी बुन्नेल ने। द अमेरिकन साइंस ऑफ पॉलिटिक्स, इसको किसने लिखा था, बर्नार्ड क्रिक्स ने। सेगमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इसको दिया था यूलाव ने। तो हमारा ऑप्शन एनटीए के हिसाब से सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 125 नंबर। 125 नंबर में क्या कहा है, एक तरफ अवधारणा दिया हुआ है, दूसरी तरफ चिंतक या लेखक का नाम दिया हुआ है। तो गठबंधन प्रभावी हितों में विखंडन, यह किसने दिया था, ये दिया था प्रणब वर्धन ने। मतलब ए का दूसरे में, ए का 2 कहाँ दिया हुआ, दूसरे में और तीसरे में, दोनों में।
दूसरा देखते हैं, द्वितीय प्रभावी दल, इसको दिया था सुभद्र मित्र और जीवंत स्कॉटलैंड है, जो कि तीसरे वाले में दिए हुए हैं। तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ निकल कर बाहर आ जा रहा है। एनटीए ने भी दूसरा ऑप्शन को सही माना है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 126। 126 में क्या पूछा है कि निम्नलिखित पुस्तकों को सही क्रम में लिखिए। 4 पुस्तक का नाम दिया हुआ है, हमें बताना है कि कौन पहले पब्लिश हुआ था, कौन उसके बाद और कौन उसके बाद, इसी क्रम में हमें सेट करना है। तो पहला था प्रिंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, दूसरा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा है टू ट्रिजिट ऑन सिविल गवर्नमेंट और चौथा है लेवियाथन। जहाँ तक आपको ध्यान होगा, लेवियाथन हॉब से संबंधित था और ये सबसे पहले आया है इसमें। तो डी जो है सबसे पहले है, जो कि दूसरे वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जा रहा है। मतलब पहले लेवियाथन आया, फिर आया टू ट्रिटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, फिर आया सोशल कॉन्ट्रैक्ट, फिर आया प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 127। 127 में क्या पूछा है कि आर्थिक विकास के चरणों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें भी कुछ वैसा है, लेकिन आर्थिक विकास के चरण से संबंधित सवाल है। तो एनटीए ने इसका पहला उत्तर सही माना है। मतलब प्री टेक ऑफ स्टेज पहले आया, फिर आया टेक ऑफ स्टेज, फिर एज ऑफ मेच्योरिटी, फिर एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन, मतलब उच्च सामूहिक उपयोग का युग आया। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 128। 128 में क्या पूछा है कि निम्नलिखित मानवीय हस्तक्षेपों को उनके घटित होने के क्रम में लगाइए। ये भी सीक्वेंस वाला ये सवाल। एनटीए ने इसका चौथा वाला ऑप्शन सही माना है। पहले क्या आया था, ऑपरेशन प्रोवाइड कंफर्ट, फिर उसके बाद ऑपरेशन रेस्टोर होप, फिर आया ऑपरेशन टर्काइस, फिर ऑपरेशन एलाइड फोर्सेस। तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 129। 129 सवाल में क्या पूछा है कि निम्नलिखित देशों के मानव विकास सूचकांक की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार उच्चतर से निम्नतर क्रम में अनुसार व्यवस्थित करें। ये भी सिक्वेंशियल वाला सवाल है। इसको ऑप्शन नंबर 1 एनटीएन सही माना है। मतलब कि सबसे ऊपर है इसमें बहरीन, फिर उसके बाद मॉरिशस आता है, फिर चीन है, फिर भारत है, उसके बाद ब्राज़ील है। पहला वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 130 नंबर। 130 में क्या कहा कि निम्नलिखित के सही कालानुक्रम की पहचान करिए। ये भी वही सीक्वेंस वाला सवाल है। इसको एनटीए ने दूसरा वाला ऑप्शन सही माना है। मतलब कि गोलकनाथ और अन्य बनाम राज्य का मुकदमा जो था ये पहले आया, उसके बाद आया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मुकदमा, उसके बाद आया मेनका गांधी बनाम भारत की केंद्र सरकार का मुकदमा, फिर लास्ट में आया था मिनर्वा मिल लिमिटेड और अन्य बनाम भारत की केंद्र सरकार का मुकदमा। यहाँ दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 131। ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में वर्णित क्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। एंटीन दूसरा ऑप्शन सही माना है। मतलब कि ग्राम पंचायत का गठन सबसे पहले हुआ, फिर हुआ काम के अधिकार को सुनिश्चित करना, फिर न्यायोचित एवं मानवीय दशाओं हेतु उपलब्ध कराना, फिर निर्वाह मजदूरी एवं शिष्ट जीवन स्तर सुनिश्चित करना। पहले से क्रम में दिया हुआ है तो ABCD, मतलब दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है 132 नंबर। 132 में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम दिया हुआ है, दिए हुए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। एनटीए ने पहला वाला ऑप्शन सही माना है। मतलब चुनाव कानून संबंधी संयुक्त संसदीय समिति पहले आई, फिर आया चुनाव संबंधित कारकुंडे समिति, फिर चुनाव सुधार संबंधित गोस्वामी समिति, फिर राजनीति के अपराधीकरण के विरुद्ध चुनाव आयोग का अभियान है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 133। 133 में क्या कहा है कि निकोलस हेनरी द्वारा
यथा उल्लेखित लोक प्रशासन के विकास की निम्नलिखित अवस्थाओं को सही क्रम में लगाइए। एनटीए के हिसाब से तीसरा वाला ऑप्शन सही है। तीसरा में कहा है कि राजनीतिक प्रशासन वैधता, फिर प्रशासन की सिद्धांत, फिर राजनीतिक विज्ञान के भाग के रूप में लोक प्रशासन, फिर आया प्रशासनिक विज्ञान के रूप में लोक प्रशासन, और सबसे लास्ट में आया लोक प्रशासन के रूप में लोक प्रशासन। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल 134 नंबर। 134 जो है कहा है कि मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित को क्रमानुसार जमाएं। इसमें भी सीक्वेंस में बैठाना है आपको। एनटीएन इसका दूसरा वाला सही माना है। मतलब कि पहले शारीरिक आवश्यकता आती है, फिर सुरक्षा की आवश्यकता आती है, फिर आता है संबंधों की आवश्यकता, फिर आत्मसम्मान की आवश्यकता, और सबसे लास्ट में आता है आत्मबोध की आवश्यकता। आत्मबोध। तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है एनटीए के हिसाब से। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 135। 135 में कहा है कि निम्नलिखित को उनकी स्थापना के वर्ष के अनुसार सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करिए। इसमें भी कालक्रम वाला सवाल दिया हुआ है। एनटीए ने इसका तीसरा वाला ऑप्शन सही माना है। मतलब सबसे पहले सखी समिति आई, फिर महिला भारत संघ आया, फिर आया भारतीय राष्ट्रीय महिला परिषद, और लास्ट में आया अखिल भारतीय महिला सम्मेलन। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 136 नंबर। ये कथन वाला सवाल है। इसमें दो कथन दिए हुए हैं और हमें बताना है कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। हो सकता है दोनों सही हो सकता है दोनों ही गलत हो। पढ़ने के बाद पता चलेगा। पहला है लॉक की पुस्तक दो नाली बंदूक, जिसमें एक नाला फिल्मर की ओर, दूसरा हॉब्स की ओर तना हुआ है। यह सच है कि लॉक को यह पूरी तरह एहसास हो गया था कि राज्य और दायित्व के अपने नए सिद्धांत के पूर्व प्रतिपादन हेतु उसे फिल्मर और हॉब्स दोनों का पूर्णतः खंडन करना होगा। हालांकि दोनों ही कथन सही है, तो हमें पहला वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 137। यह भी उसी संबंधित है, लेकिन ये अभिकथन और कारण वाला सवाल है। अभिकथन दिया हुआ कि लोकप्रिय समरूपता और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की संकल्पना एक दूसरे के पूरक हैं। कारण क्या कहा है? संप्रभुता का स्रोत जनता है और इसलिए प्रत्येक वयस्क को मताधिकार दिया जाना चाहिए। हालांकि कथन और कारण दोनों ही सही है, और कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 138। फिर से आ गया कथन वाला सवाल। पहला कथन दिया हुआ है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा का उद्देश्य देश की सीमा की सुरक्षा करना है, जैसा कि कानून में उल्लेख किया गया है और संविधान में भी यह निहित है। दूसरा कथन है कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्य का अनुसरण प्रमुख शक्तियों तथा प्रमुख भागीदारों के साथ सुरक्षा तथा राजनीतिक वार्ता द्वारा किया जाता है। हालांकि दोनों ही कथन सही दिए हुए हैं, तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है, अभिकथन है इसका कि सिद्धांत वाई की मान्यता है कि व्यवहार का सम्मेलन प्रबंधन में मूल प्रक्रिया है, और कारण कह रहे हैं सिद्धांत वाई के परिणाम स्वरूप ऐसी दशाएं सृजित होती हैं जो सदस्यों के लिए उद्यम की सफलता की दिशा में उनके प्रयासों को निर्देशित करके उनके स्वयं के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अनुकूल होती हैं। तो यहाँ पर भी अभिकथन और कारण दोनों ही सही दिया हुआ है, और कारण जो है अभिकथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 140 नंबर। 140 में जो है ये कथन वाला है फिर से कि सामाजिक क्रिया और सामाजिक सुधार दोनों के मानकीय लक्ष्य हैं। ये तो सही है। दूसरा, सामाजिक सुधार सामाजिक क्रिया का केवल एक क्षेत्र है, सामाजिक क्रिया का क्षेत्र अधिक व्यापक है। यह कथन भी सत्य है। तो पहला वाला ऑप्शन कथन एक और कथन दो दोनों सही है। पहला वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कॉम्प्रिहेंशन आ गया। अब सवाल नंबर 141 से लेकर 150 तक सारे ही कॉम्प्रिहेंशन दिए हुए हैं, तो कॉम्प्रिहेंशन नहीं सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए P/Q के साथ।